हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 11 के परमाणु संरचना वाले अध्याय में जो है अपन एक तो डी ब्रॉगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत पढ़ चुके थे, हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत पढ़ चुके थे। ये जो दोनों सिद्धांत हैं, ये दोनों सिद्धांत आपके परमाणु मॉडल की जो आधुनिक अवधारणा है उसके लिए एक आधार का कार्य करते हैं। परमाणु मॉडल की जो आधुनिक अवधारणा है वो डी ब्रॉगली के द्वैत प्रकृति सिद्धांत और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के ऊपर आधारित रहती है। अब जो है इसके आधार पर जो है एक श्रोडिंगर नाम का वैज्ञानिक था। श्रोडिंगर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा जो है परमाणु के अंदर एक नई अवधारणा को उसने जोड़ा। उस अवधारणा का नाम है कक्षक अवधारणा। अब तक जो है अपन परमाणु के चिरसम्मत मॉडल पढ़ रहे थे। अब तक हमने परमाणु के चिरसम्मत मॉडल पढ़े थे। चिरसम्मत मॉडल मतलब इन मॉडल में हम इलेक्ट्रॉन को केवल एक कण के रूप में प्रदर्शित करते आए। परमाणु के जो पुराने मॉडल थे, आपका थॉमसन का मॉडल, आपका रदरफोर्ड का मॉडल, आपका बोर का परमाणु मॉडल, तो इन मॉडल में हमने इलेक्ट्रॉन को मात्र एक कण माना है। उसमें हमने तरंग के बारे में कोई अध्ययन इसमें नहीं किया। लेकिन जो अब परमाणु की जो आधुनिक अवधारणा आती है, आधुनिक अवधारणा आपके डी ब्रॉगली द्वैत प्रकृति सिद्धांत और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित है। तो डी ब्रॉगली सिद्धांत क्या कहता है कि कण जो है वो केवल कण नहीं होता। कण जो है केवल कण नहीं होता, कण के साथ साथ उसमें तरंग का भी लक्षण होता है। और हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि किसी भी सूक्ष्म कण की सही स्थिति और सही संवेग का एक साथ यथार्थता से निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आपका एक वैज्ञानिक था श्रोडिंगर। श्रोडिंगर वैज्ञानिक के द्वारा अपना एक समीकरण दिया गया और उस समीकरण में उसने इलेक्ट्रॉन को एक कण और एक तरंग दोनों के रूप में प्रदर्शित किया। इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को कण के रूप में और तरंग के रूप में, दोनों के रूप में उसने प्रदर्शित किया और जो है उसने एक नई अवधारणा को जन्म दिया। उसका नाम था कक्षक अवधारणा। अब देखिए, कक्षा और कक्षक दो अलग अलग चीजें हो गई। कक्षक का मतलब क्या है? कक्षक का अर्थ होता है कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र। कक्षक का अर्थ क्या है? परमाणु के नाभिक के चारों ओर का एक ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जो है वो सर्वाधिक होती है। नाभिक के चारों ओर का ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उस क्षेत्र को हम नाम दे सकते हैं कक्षक। अब हम इसमें क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना। हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। निश्चित तौर पर क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हाइजेनबर्ग ये कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का अनुमान या सही स्थिति का पता नहीं लगा सकते। तो किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह स्थान या वह क्षेत्र जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उस क्षेत्र को अपन नाम दे सकते हैं बेटा कक्षक। तो दो अलग अलग टर्म्स हो गई। एक तो होता है कक्षा और एक होती है कक्षक। कक्षा अलग होता है, कक्षक अलग होता है। देखिए, पहले हम थोड़ा सा इन दोनों के मध्य में अंतर भी देखते हैं आपको, जिससे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहे दिमाग में अपने। एक तो है कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर। कक्षा को हम कोश भी बोल देते हैं, इसके अलावा हम इसको ऊर्जा स्तर भी बोल देते हैं। और यह है कक्षक। देखिए, कक्षा की जो अवधारणा आई थी, ये आई थी बेटा चिरसम्मत यांत्रिकी। कक्षा की अवधारणा आई थी चिरसम्मत यांत्रिकी से। चिरसम्मत यांत्रिकी का मतलब मैंने अभी आपको बताया
इसको अपन क्लासिकल मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को मात्र एक कण के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये जो है कक्षक की अवधारणा आई है आपके क्वांटम यांत्रिकी या तरंग यांत्रिकी से, जिसमें क्वांटम यांत्रिकी या तरंग यांत्रिकी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को मात्र एक कण नहीं माना जाता। इलेक्ट्रॉन कण तो है ही, कण के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एक तरंग के रूप में भी होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर कण का व्यवहार भी पाया जाएगा और इलेक्ट्रॉन के अंदर तरंग का व्यवहार भी पाया जाएगा। फिर बेटा दूसरी बात, कक्षा के बारे में पहली बार बताया था रदरफोर्ड मॉडल में। रदरफोर्ड मॉडल में कक्षा के बारे में पहली बार अपन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में घूमता है, जिस पर दो बल कार्य करते हैं जो एक दूसरे को संतुलित करने का, जो एक तो बल होता है केंद्र की ओर, एक होता है केंद्र से बाहर की ओर, और दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करके रखते हैं। तो वो जो निश्चित पथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है वो निश्चित पथ क्या कहलाता था, कक्षा कहलाता था। तो कक्षा की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी रदरफोर्ड मॉडल से। और कक्षक की अवधारणा कहां से आती है, ये आती है श्रोडिंगर तरंग समीकरण से। श्रोडिंगर के तरंग समीकरण से। फिर बेटा कक्षा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए एक द्विविमीय वृत्ताकार पथ होता है। कक्षा क्या है, इलेक्ट्रॉन की गति के लिए एक द्विविमीय वृत्ताकार पथ होता है, और कक्षक जो है सदैव त्रिविमीय होता है। कक्षक जो है त्रिविमीय होता है, और जैसे त्रिविमीय में आपकी कई आकृतियां संभव है, जैसे गोलाकार भी हो सकता है, डंबलाकार भी हो सकता है, डबल डंबलाकार भी हो सकता है, और अन्य जटिल आकृतियां भी इसके अंदर संभव होती है। जैसे त्रिविमीय में आपका गोलाकार, डंबलाकार, डबल, डबलाकार आदि। तो ये कई तरह की आकृतियां जो है वो आपके कक्षक के अंदर संभव होती है। फिर बेटा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n²। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² से व्यक्त किया जाता है, जिसमें n जो है कक्षा का क्रमांक होता है। n का मतलब जैसे n बराबर 1 मतलब पहली कक्षा, n बराबर 2 मतलब दूसरी कक्षा, तो यह कक्षा का क्रमांक होता है। जबकि कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, केवल 2। फिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग, नाभिक से दूरी,
आदि में निश्चितता होती है। इलेक्ट्रॉन का वेग निश्चित होगा, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी निश्चित होगी, लेकिन कक्षक में, क्योंकि कक्षक अवधारणा हाइजेनबर्ग से, कक्षक अवधारणा जो आई थी उससे पहले हाइजेनबर्ग सिद्धांत आ चुका था, उससे पहले श्रोडिंगर का तरंग समीकरण आ चुका था, आपका जो है डी ब्रॉगली का सिद्धांत आ चुका था। तो इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चितता नहीं है, ना तो वेग में, ना तो अपन सही वेग के बारे में बता सकते हैं, ना हम इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति के बारे में बता सकते हैं। तो ना तो सही स्थिति बताई जा सकती है, ना सही वेग बताया जा सकता है। तो जबकि कक्षा जो है वो इलेक्ट्रॉन के वेग को भी निश्चित कर रही है, नाभिक से दूरी को भी निश्चित कर रही है, लेकिन कक्षक में हम क्या बताते हैं कि एक संभावना को व्यक्त कर सकते हैं हम, एक निश्चितता, एक निश्चित बात हम जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं कह सकते। इसमें नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, वेग में अनिश्चितता रहती है, वेग में भी अनिश्चितता रहती है और नाभिक से दूरी में भी अनिश्चितता रहती है। किसके अनुसार रहती है? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से ना तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी स्थिर होगी और ना ही जो है आपका यहां पर जो है वेग जो है वो स्थिर रहेगा। बेटा इसका एक और आता है, जो कक्षा होती है अदिशात्मक होती है। कक्षा अदिशात्मक होती है, जबकि जो कक्षक होते हैं वो दिशात्मक होते हैं, एस कक्षक के अतिरिक्त अदिशात्मक होने का मतलब कोई निश्चित दिशा नहीं है, और दिशात्मक होने का मतलब निश्चित अक्षों पर ही पाए जाएंगे, इसमें कोई निश्चित अक्ष पर नहीं। इसमें जबकि यहां पर क्या होता है, दिशात्मक होने का अर्थ होता है, जैसे अपन ने बोला पी कक्षक, पी कक्षक भी आपके तीन तरह के होते हैं, पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है। हमने बोला पी एक्स कक्षक, पी एक्स कक्षक का मतलब कक्षक मिलने की संभावना, कक्षक जो है आपका वो एक्स अक्ष पर मिलेगा। पी वाई बोल रहे हैं मतलब कक्षक कहाँ मिलेगा, आपका वाई अक्ष पर मिलेगा। जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ सारी की सारी कक्षाएं वृत्ताकार होती हैं, और वृत्ताकार के लिए अपन जो है कोई दिशा अपन उसके लिए निर्धारित नहीं कर सकते। जबकि यहाँ एस कक्षक के अलावा जितने भी कक्षक होंगे वो सारे के सारे आपके दिशात्मक कक्षक होते हैं, यानी उनको व्यक्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने को दिशा की आवश्यकता होती है, हमें उसके साथ एक्स अक्ष, वाई अक्ष या जेड अक्ष को प्रदर्शित करना अनिवार्य हो जाता है। अब इसका अगला टॉपिक आता है क्वांटम संख्या। देखिए क्वांटम संख्या ये आपके आधुनिक परमाणु मॉडल से संबंधित है। क्वांटम संख्या का अर्थ होता है वे संख्याएं, क्वांटम संख्या का अर्थ होता है वे संख्याएं जिसकी सहायता से हम किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की समस्त जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। वे संख्याएं जिनकी सहायता से किसी परमाणु में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों की जानकारियां या इलेक्ट्रॉन से संबंधित समस्त सूचनाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं, उन संख्याओं को हम नाम देते हैं क्वांटम संख्या। कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, इलेक्ट्रॉन
आपका किस उपकोष में है, इलेक्ट्रॉन का कक्षक कौन सा है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन से संबंधित समस्त सूचनाएं जो है देने वाली संख्याओं को हम नाम देते हैं बेटा क्वांटम संख्या। इसको हम ऐसे मान सकते हैं, जैसे हमारे घर में कोई लेटर आता है, पत्र आता है, तो पत्र के ऊपर जो है सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसके लिए पत्र भेजा गया उसका नाम होता है, उस मोहल्ले का नाम होता है जिसमें पत्र गया है, उस मोहल्ले में मकान नंबर होता है, शहर का नाम, मतलब जो भी सारी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, जो भी पता होता है, कंप्लीट पता जो होता है वो पूरा लिखा हुआ होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो क्वांटम संख्याएं हैं वो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक प्रकार से पता होती है और उसके माध्यम से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में समस्त सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। क्वांटम संख्याओं को हम 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं। सबसे पहली है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। दूसरी है द्विअंशी क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल l से व्यक्त किया जाता है। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल m से व्यक्त की जाती है। और चौथा प्रकार आता है चक्रण क्वांटम संख्या। तो इस प्रकार से क्वांटम संख्याओं को हम जो है 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विअंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या मतलब वे संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से संबंधित समस्त सूचनाओं की प्राप्ति हो। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से संबंधित समस्त सूचनाओं को प्रदान करने वाली संख्या, इन्हें हम नाम देते हैं क्वांटम संख्या। 4 प्रकार की है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विअंशी, चुंबकीय और चक्रण। बेटा इसमें जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है इसका सीधा संबंध होता है कोश या ऊर्जा स्तर से। कोश या ऊर्जा स्तर से संबंधित होती है। फिर द्विअंशी क्वांटम संख्या जो है ये आपकी उपकोश से संबंधित होती है। ये कक्षक से संबंधित होती है और ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण से संबंधित है। यानी चारों क्वांटम संख्याओं का अपना अपना अलग अलग महत्व है। मुख्य क्वांटम संख्या आपको इलेक्ट्रॉन के कोश के बारे में, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के बारे में आपको जानकारी प्रदान करने का कार्य करती है। कोश या ऊर्जा स्तर। द्विअंशी क्वांटम संख्या उपकोश से संबंधित सूचनाएं प्रदान करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक से संबंधित सूचना प्रदान करती है और चक्रण क्वांटम संख्या आपके इलेक्ट्रॉन के चक्रण से संबंधित होती है। अब बेटा इसमें सबसे पहली क्वांटम संख्या पर लेते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। सबसे आसान है मुख्य क्वांटम संख्या।
और इसे आप व्यक्त करते हैं स्मॉल n से। और ये आपको जानकारी किसके बारे में दे रही है? कोश या ऊर्जा स्तर या कक्षा, इनके बारे में आपको ये जानकारी प्रदान करती है। तो वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के कोश से संबंधित होती है, कोश के बारे में सूचना प्रदान करती है, ऐसी क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के कोश से संबंधित है, कोश के बारे में आपको जानकारी प्रदान करने का कार्य करती है, उस क्वांटम संख्या को नाम दिया जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। अब मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित किया जाता है आपके जो है 1, 2, 3, 4, 5 ... ये प्रथम कोश, द्वितीय कोश, तृतीय कोश, चतुर्थ कोश, पंचम कोश, जो क्रमशः K, L, M, N, O कोशों से संबंधित होते हैं। पहला कोश जो होता है K कोश, दूसरा कोश L कोश, तीसरा कोश M, चौथा N, जिन्हें अगर हम क्वांटम संख्या के माध्यम से देखें तो पहले कोश K के लिए क्वांटम संख्या का मान 1, दूसरे कोश L के लिए क्वांटम संख्या का मान 2, तीसरे कोश M के लिए क्वांटम संख्या का मान 3। इस तरह से इनके मान जो है निर्धारित होते हैं। अगर हम इसको एक सारणीबद्ध रूप में देखें तो कोश, मुख्य क्वांटम संख्या और अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकाला जाता है 2n² की सहायता से। अब जैसे K कोश है तो K कोश के लिए इसका मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है 1 और K कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, n का मान आप 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त होती है 2। दूसरा कोश है आपका L कोश। L कोश के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2, फिर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 दूनी 8, यानी दूसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। फिर तीसरा कोश, तीसरे कोश के लिए मान हो गया 3 और इसमें 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 18 होती है। फिर चौथा कोश n के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 4, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 4 का वर्ग 16 दूनी 32। तो इस तरह से हम जो है कोश के लिए क्वांटम संख्याओं को और उसमें उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। अब बेटा ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है, इस मुख्य क्वांटम संख्या का मुख्य संबंध बोर मॉडल से है। मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में जो हमें अधिकांश जानकारियां प्राप्त हुई थी, वो अधिकांश जानकारियां जो है हमें बोर मॉडल की सहायता से प्राप्त हुई थी। मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में जो अधिकांश जानकारियां थी, इन जानकारियों का सीधा संबंध जो था बोर के परमाणु मॉडल से था। अब जैसे इसमें हमें एक तो जानकारी क्या प्राप्त हुई, कक्षा की त्रिज्या। कक्षा की त्रिज्या, इसका सूत्र अपन ने निकाला था R = 0.529 इंटू n² z, एंगस्ट्रॉम। ये हमने बोर मॉडल में निकाला था, जिसमें n क्या हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षा या कोश। फिर
इसके बाद हमने निकाला था सेकेंड इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन के वेग का अपन ने फॉर्मूला लिखा था 2.188 इंटू 10⁸ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये भी आपका बोर मॉडल से संबंधित था। इसमें आपका जैसे मान लीजिए n का मान जो है वो आपका मुख्य क्वांटम संख्या है। प्रथम कक्षा में वेग निकालना है तो n का मान 1 रखा जाएगा, द्वितीय कक्षा में वेग निकालना है n का मान 2 रखा जाएगा। फिर तीसरी और इंपॉर्टेंट बात थी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। तो इसमें आपका n जो है वो यहां पर जो है आपका मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त कर रहा है। और ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है, ये मुख्य क्वांटम संख्या जो है आपके इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी बता रही है, इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में भी बता रही है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बता रही है, आपके किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है इसके बारे में भी आपको जो है मुख्य क्वांटम संख्या के माध्यम से मालूम पड़ जाता है। तो इस तरह से मुख्य क्वांटम संख्या में कोश या ऊर्जा स्तर या कक्षा के बारे में संपूर्ण सूचनाओं को प्रदान करने का कार्य करता है।